चलें। क्लास सबको दिख रही है? स्क्रीन सबको नज़र आ रही है अभी? यस वेरी मैम। गुड। जी। हमें आज करना था यहाँ से सेंट्रोसोम से। लाइसोसोम तक हम कंप्लीट कर चुके थे। चलें। सेंट्रोसोम क्या होता है कि सेल में ना एक ऐसी चीज़ होती है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दो। इसकी ना एक शेप होती है रॉड जैसी। जैसे पाइप्स होती हैं ना, लंबी-लंबी पाइप्स होती हैं या कह लीजिए सिलेंडर्स होते हैं या जो मान लीजिए ये ना एक कुछ एक किसी चीज़ से रिलेटेड करके बताती हूँ आपको। अम, इसको पाइप से समझिएगा फिलहाल, अभी इस वक़्त, ठीक है? पाइप्स हैं और आजकल आपने देखा होगा कुछ कैंडल्स आती हैं। उस कैंडल्स के बाहर ना शेप होती है जैसे कि पाइप्स लगी हुई हैं। जैसे कि एक पिलर है, उसके आस-पास पूरा जो उसको बनाया गया है, उसकी शेप ना ऐसा लग रहा है लंबी-लंबी पाइप्स की तरह है, ठीक है? शेप ऐसी दी हुई है उसकी, ठीक है? इतना तो हमें समझ आ गया। पाइप्स की शेप से वो बना भी हुआ है और खुद भी जब वो पाइप्स की शेप से अगर हम इकट्ठी कर लें, तो भी वो एक पाइप की शेप ही देता है, एक सिलेंडर की शेप ही दे रहा है। स्क्रीन कहाँ गई? स्क्रीन नहीं आ रही? मैम आ रही है। आ रही है? मेरी यहाँ नहीं आई। 1 सेकंड। ओके, ठीक है। तो ये ऐसे इसके ना ऐसे-ऐसे बनी हुई होती है, पाइप्स बनी होती हैं। अब इसको धीरे से एक बार और अच्छे से समझना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, यहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो से समझना इस बात को। रेड भी पाइप्स में है, ग्रीन भी पाइप्स में है, येलो भी पाइप्स में है। इस स्ट्रक्चर को 1 सेकंड अभी रुक के समझना। देखते इसी को रहो, लेकिन जो मान लीजिए ये वाली जो जगह है ना जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का है, ठीक है? ये भी पाइप्स का गुच्छा है, ये भी पाइप्स का गुच्छा है, ये भी पाइप्स का गुच्छा है, ठीक है? आपस में मिलके जो भी सारे रेड, ग्रीन, येलो और नीचे जितने भी कलर्स हैं मान लीजिए, ये सब मिलकर ना एक पाइप की शेप फिर से बना लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बनाई हुई है इस वक़्त, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिंगल पाइप नहीं है। यहाँ बहुत सारी डिफरेंट पाइप्स भी हैं। उन सारी पाइप्स को मैंने इकट्ठे कर दिया, एक बंडल बनाया तो वो क्या बन गया फिर से एक और पाइप की शेप उसने ले लिया। अब इसको दूसरे तरीके से नॉर्मल भाषा में समझते हैं। भाषा तो कभी भी नॉर्मल चल रही थी। एग्जाम्पल लिखो लेके चलते हैं। आपके पास कुछ स्ट्रॉज हैं जो पाइप से हम शेक्स वगैरह पीते हैं ना, वो वाली पाइप्स है आपके पास, ठीक है? कुछ थी ग्रीन कलर में सुंदर-सुंदर सी, एक थी येलो कलर की सुंदर-सुंदर कलर की, 10-10 थी सारी की सारी। 10-10 थी सारी की सारी, ठीक है? 10 ईच। तो आपने इन सबको इकट्ठा करा, आपने एक बंडल बनाया और इस बंडल को ना एक रबर से टाई कर दिया, ठीक है? जिसके अंदर ग्रीन भी थी, उसके अंदर येलो भी थी और येलो भी थी और डिफरेंट कलर्स की सारी थी, ठीक है? ये सारी आपने इकट्ठे कर दी। अब जब आपने इन सबको पाइप्स को इकट्ठे करा, आप मुझे बताओ बंच जब आपने बनाया, इनको आपने रबर बैंड से टाई करके रख दिया, तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? वो तभी तो सिलिंड्रिकल सेम पाइप्स की शेप में ही वो सारी इकट्ठी हुई हुई होंगी, करेक्ट? अब यस। अंगूर की तरह नहीं होगा। जैसे अंगूर का एक जो है वो ओवल शेप में है। जैसे कि मान लीजिए गोल समझ लीजिए, अभी ओवल नहीं यूज़ करते इस वर्ड को। कोई गोल शेप के हमारे पास अंगूर हैं, ठीक है? अगर मैं बहुत सारे अंगूरों को इकट्ठा कर दूँगी, उसका गुच्छा बनाऊँगी तो शेप चेंज हो जाएगी, गुच्छे की, अंगूर की नहीं। गुच्छे की शेप चेंज होएगी, थोड़ी-सी एब्रप्ट सी होगी, अजीब-सी होगी, ठीक है? वो किसी पर्टिकुलर शेप में नहीं होगा, सर्कल में या ट्रायंगल में, नहीं, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट? क्या ये बात क्लियर हो रही है अभी? ओके। अब यहीं पे एक और एग्जांपल लो केक का। अगर मैं केक के स्लाइस करती हूँ, उसके मैंने कर दिए मान लीजिए पिज़्ज़ा के हैं या केक, दोनों ही सेम चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है? इसकी मैंने स्लाइस करी टू डिवाइड इंटू 4 पीसेस या 8 पीसेस, 6 पीसेस, 12 पीसेस, 5 पीसेस, मैं जितने मर्ज़ी कर लूँ, वो सेम शेप में ही कटेंगे ना? वो सेक्शन जो होता है ट्रायंगल शेप का होता है, करेक्ट? अगर मैं वो केक का पीस बाहर निकालूँगी, वो ट्रायंगल शेप में होता है। लेकिन जो वो इसके अंदर जाएगा, वो सर्कल के अंदर रहेगा, सर्कल का पार्ट रहेगा। बट इसके अंदर सेंट्रोसोम में ये होता है कि जो ट्रायंगुलर पीस है ना, ट्रायंगल में नहीं है, वो खुद में भी एक पाइप ही है, ठीक है? अभी क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ अभी भी, एक इसका छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल देख लो। झाड़ू होता है, झाड़ू के अंदर बहुत सारी तिल्लियाँ होती हैं, जिससे वो झाड़ू बना हुआ है।
अगर मैं एक तीली को बाहर निकालूँ तब भी वो तीली रहेगी, सेम शेप की रहेगी। अगर मैं उसको बाकी सारियों के साथ इकट्ठे करके उसको मैंने जिससे भी वो टाई अप रहता है, चाहे वो रिबन सा हो या एक प्लास्टिक का वो कवर सा होता है, उससे कवर रहता है, तब भी वो शेप एक ही देता है। दैट इज़ द सेम शेप जो एक इंडिविजुअल झाड़ू की तिल्ली से बनी हुई है और जो इकट्ठे करके रखी हुई है, उन सब से एक ही शेप दे रहा है। उसमें कोई चेंज नहीं है। सिलिंड्रिकल टाइप की शेप देता है आगे से, है ना? पीछे से सॉरी। आगे से उसको एक शेप दे रखी है तो उन्होंने थोड़ा-सा पॉइंट करके दिया हो ताकि हम इज़िली ब्रूम स्टिक को या झाड़ू को हम यूज़ कर सकें। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए, सेंट्रोसोम में ना यही चीज़ होती है। वो क्या कह रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स यानी कि जो ग्रीन, येलो या केक के सेक्शंस हैं, उनको उन्होंने कहा सेंट्रियोल्स हैं ये। सेंट्रियोल इज़ अ स्मॉल एंड होलो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेल यानी कि झाड़ू की जो एक-एक तिल्ली है, वो सेंट्रियोल है और वो अंदर से खाली है। वो एक पाइप है, वो अंदर से खाली है। ठीक है? उन्होंने कहा ऐसी 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है? अब ये क्या कहना चाह रहा है 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होलो ट्यूब्यूल्स हैं, वो 9 तरीके से हैं। यानी कि 9 अ, 3 गुच्छे हैं, जिसमें 1 गुच्छे के अंदर 9 पाइप्स हैं। उसको इकट्ठे जोड़कर 27 टोटल में हो गई। 9 तिये 27 इतना क्लियर है? आपके पास 3 गुच्छे हैं, 1 गुच्छे में 9 ग्रीन कलर के पाइप्स, 1 गुच्छा बनाया येलो, उसमें 9 कलर की येलो कलर की पाइप्स। देन लास्ट ऑरेंज बनाया, उसमें 9 कलर की ये हमारी पाइप्स, ऑरेंज कलर की। अब इनको आपस में जोड़ दो तो टोटल में मैं कितने कहूँगी, टोटल पाइप्स कितनी है? आप कहोगे 27। लेकिन अगर मैं अच्छे से देखूँगी और मैं पूछूँगी, ये कैसे करा हुआ है? मैं कहूँगी एक में 9 है और ऐसे 3 पेयर है। अब ये चीज़ समझ आ गई? 9 है एक के अंदर 9 है और ऐसे ट्रिपलेट्स यानी कि ऐसे 3 पेयर बने हुए हैं। इन टोटल कितनी हुई? 27। ये अब काउंट समझ आ गया? ये काउंट पूछ सकते हैं, ठीक है? सिर्फ काउंट पूछेंगे, ज़्यादा कहानी इसके अंदर पूछने वाली कोई और है नहीं। बाकी इसके 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो जब हम सेल का डिवीजन पढ़ेंगे उसके अंदर इसका रोल आएगा, ओके? चलिए, लोकेट कहाँ करता है ये? इसकी जगह कहाँ पर है? कहाँ पाया जाता है सेल के अंदर? मैं ढूँढ रही हूँ कहाँ है? सेंट्रोसोम कहाँ है? इनका न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, राजा के पास, ठीक है? ये कुछ हैं छोटे-छोटे राजा के मंत्री समझ लीजिए आप, ये उनमें से एक हैं, ठीक है? प्ले अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन जो मैं सेल डिवीजन की बात कर रही हूँ, उसको सेल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है? सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन, माइटोसिस, मेयोसिस सब एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है? फैसिलिटेट करता है यानी कि बढ़ाता है किस चीज़ को? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये यानी कि हेल्प करता है किसको? कि तुम चलो आगे या तुम्हारे काम आगे बढ़ सके, उनकी मूवमेंट को बना के रखता है। लेकिन किसकी? क्रोमोसोम की। तो किसमें हेल्प करता है ये? क्रोमोसोम की हेल्प करता है बेसिकली किसमें? सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन के दूसरे नाम क्या हैं? सेल रिप्रोडक्शन। तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, यहाँ पे सेल डिवीजन वर्ड यूज़ किया हुआ है। आप कहोगे ऊपर सेल रिप्रोडक्शन है, दोनों अलग-अलग शब्द है, नहीं, दोनों ही एक सेम वर्ड है। म्यूटेशन, सेल डिवीजन लिख लीजिएगा। सेल रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन ऐसे ही पूछूँगी फिर कल, ठीक है? सेल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, म्यूटेशन अम, और क्या था? माइटोसिस, मेयोसिस, ठीक है? चलें, अभी-अभी आएगा इसके बारे में भी। न्यूक्लियस क्या होता है? अब आ जाओ किंग के पास। किंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इस पे क्वेश्चन्स जनरली आते ही रहते हैं, ठीक है? किंग के ऊपर। ये ओवल शेप का होता है जैसे कि अंडा होता है ना, अंडा ना तो गोल होता है, ना स्क्वायर और कोई ना रेक्टेंगल। ओवल सी शेप होती है। एक जगह से कुछ ज़्यादा ही मोटा गोला होता है और एक जगह से थोड़ा-सा नैरो शेप में गोला होता है, ठीक है? अंडे का शेप ऐसे ही होता है ना, वही, ठीक है? सेम ऐसी अलसी होती है, फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं हम। अगर आपने नोटिस करा होगा उसकी शेप कैसी होती है, उसकी भी ओवल शेप होती है। कुछ ज़्यादा ही छोटा एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने, अगर किसी ने नोटिस करा हो तो। और कुछ जो पंपकिन सीड्स होते हैं, आप उन्हें नोटिस करेंगे वो भी सेम शेप के होते हैं। तरबूज के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं जो हम खाते हैं उसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, वो भी सेम इसी शेप के होते हैं, ठीक है? लोकेटेड लोकेटेड द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है? बिल्कुल सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा। जैसे कि एक एग कभी कोई किसी ने खाया है या देखा है अगर, तो एग के बिल्कुल सेंटर में उसका यolk होता है।
ठीक है? बाकी सारा व्हाइट पार्ट होता है, बीच में येलो वाला पार्ट होता है। चलें, नहीं नॉन-वेज वाली चीज़ की बात करी, नहीं एग्ज़ाम्पल चाहिए आपको, हम इसका और सुंदर सा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फ्लावर होता है, फ्लावर के बीच में जैसे सूरजमुखी होता है सुंदर सा बड़ा-सा, उसकी पंखुड़ियाँ बड़ी-बड़ी सी होती हैं। लेकिन सेंटर में ही ऐसे ही निकल रही होती है ना, जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको पकड़ के रखता है, या जो ब्राउन से कलर का होता है, ठीक है? सेम ऐसे ही हर फ्लावर के अंदर एक सेंटर होता है, जहाँ से मेन पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ बाहर निकल रही होती हैं। कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस है, ठीक है? लेकिन इसने किसी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखा। पंखुड़ियाँ यहाँ पर सिर्फ मैंने इसलिए रिलेट करने के लिए बोला, जैसे कि यहाँ पर जो था, ये सेंट्रोसोम उसके आसपास है, ये उसकी एक पंखुड़ी समझ सकते हैं आप। उससे अटैच नहीं है, ये उसके आसपास है, अटैच कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा। फ्लावर के सेंटर से पंखुड़ियाँ अटैच्ड होती हैं, उससे निकल रही होती हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे क्या है, ये अटैच नहीं है, ये सब अलग-अलग है, ओके? तो जोड़ मत दीजिएगा, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाने का प्रयास किया है। एक बराबर बात नहीं है ये, ठीक है? इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस को इसको क्यों राजा कहा गया, इसको क्यों डिफरेंशिएट किया गया, क्यों ये नहीं कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्यों नहीं दी, न्यूक्लियस को ही क्यों जगह दी? ये रीजन छुपा है यहाँ पर कि उसके पास, न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल यानी कि सेल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इसके पास पाया जाता है, विच इज डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? ये याद रहेगा, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब आगे अगेन, जब मैंने मेडिटेशन की बात की थी, प्राणायाम की बात की थी, जब कुछ ऐसी बीमारियां, डिसऑर्डर्स अगर आप उन पे रिसर्च करते हो, तो ये बहुत बेसिक सी नॉलेज आपके काम आएगी। उसके अंदर डीएनए की बात आएगी ही आएगी। तो आपको डीएनए पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे फर्क पड़ रहा है? आपने, अभी आप उपनिषद पढ़ रहे हो, उपनिषद में ही है आई गेस, नहीं, हठ योग में लिखा है कि एक ने अगर योग को वो 3 तरीके से कर लिया, तो आगे की उनकी पुश्तें भी बड़ी अच्छे से रहती हैं। वो कुल के बड़े उसमें राजा की तरह कह लीजिए, बड़े ही वो पूरे आगे के कुल को ही उनका उद्धार कर देते हैं। ऐसा क्यों कहा था? थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे तो वो डीएनए से कहना चाह रहे थे, कोरिलेट कर रहे थे। ठीक है? अगर एक और भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, मैं सिर्फ़ यहाँ पे एक डीएनए से कोरिलेट नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहेंगे हम कि हम मेजॉरिटी जो योग हमारा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन सबको हम डीएनए से कोरिलेट करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो डीएनए तक जाता है। डीएनए को भी इफ़ेक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये अगर कोई ये कहे कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, आपको इस तह तक जाना है। स्टडीज़ आपकी यहाँ तक जाएँगी। कुछ चीज़ें सिर्फ़ मस्कुलर लेवल पे होती हैं। जब हम अंदर और इनर लेयर में चले जाते हैं, वो यहाँ तक पहुँचती हैं। कैसे होगा, क्या होगा, ये रिसर्च में आप देखेंगे। धीरे-धीरे कुछ और टॉपिक ऐसे आएँगे, वहाँ से आपको क्लियर हो पाए। ठीक है? अब जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द सेल है, इसका दूसरा नाम है ये, जेनेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। यानी कि अगर मैंने नाम लिया, हु इज़ और व्हाट इज़ द जेनेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस। एग्ज़ाम में अगर आएगा ऐसा तो, ठीक है? चलिए, मोस्ट सेल आर मोनोन्यूक्लिएटेड, मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो 200 टाइप्स हमने पढ़े थे, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं जिनके पास सिर्फ एक, यहाँ पे यूनी और मोनो दोनों इकट्ठे लिख लीजिएगा। जो आपने लिस्ट बनाई थी ना, जहाँ पे आपने छोटे-छोटे कुछ वर्ड्स लिखे थे, साइंटिफिक वर्ड्स, जिनको हम तोड़-तोड़ के पढ़ते हैं, तो उसमें से एक वर्ड ये आएगा, मोनो। मोनो मतलब यूनी, यूनी मतलब वन, ठीक है? मोनोक्रोमैटिक कई बार आपने वर्ड सुना होगा, यानी कि सिंगल कलर, ठीक है? तो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं वो, और कुछ सेल होते हैं जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगेन मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है ना? और सम सेल्स होते हैं ए न्यूक्लिएटेड, यानी कि ए न्यूक्लिएटेड का मतलब यहाँ डाल लीजिए जो हम कहते हैं ना कि अ, असाधारण। एक होता है साधारण और एक होता है असाधारण। एक्सेप्शनल हो गया ना, जैसे कि हाँ ये साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है, बड़ी डिफरेंट है, या यूनिक है, या सामान्य तौर पे उसको नहीं रिलेट करा जा सकता, उससे ऊपर की बात है। तो यहाँ पे भी ए न्यूक्लिएटेड है, ए न्यूक्लिएटेड मीन्स है ही नहीं, एब्सेंट है वो चीज। और कई जगहों पे अ लगाते हैं ना,
ऐसे ये भी सेम ए आता है यहाँ पर, ए न्यूक्लियोटाइड यानी कि उस चीज का ना होना। अब मल्टी न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे स्केलेटल सेल्स, हार्ट के सेल्स वगैरह, इन सब में मल्टी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनमें न्यूक्लियस जो होता है ना, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं होता। ठीक है, एक में कुछ उन्होंने कहा कि किसी में एक ही होता है, और किसी में कहा कि होता ही नहीं है। तो जिसमें नहीं होता वो हमारे आरबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, जिसके में होता ही नहीं है। ठीक है, अभी क्यों नहीं होता इसका रीजन मैं वैसे अभी ब्लड का जो एक टॉपिक आएगा उसमें आपको फिर भी बता दूंगी। पर यहाँ पे अभी याद करने के लिए आप उसको ये अभी याद कर सकते हो, सिर्फ रिमेम्बर करने के लिए, कि आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए हम एक कहें कि साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से वो ये कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस बहुत जगह लेता है, काफी जगह लेता है सेल के अंदर। लेकिन आरबीसी का काम तो न्यूक्लियस अगर वो रख लेगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा बहुत सारी अपने साथ, इसलिए उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऐसी कुछ साइंटिफिक थ्योरीज भी कहती हैं ये बात। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियस की अच्छी तह के अंदर पहुंच गए हम। ठीक है, इसके पास होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगेन इसकी अपनी खुद से एक मेम्ब्रेन है, जैसे एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नाम भी न्यूक्लियर ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके अंदर का साइटोप्लाज्म भी होता है, हाँ जी होता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, वहां साइटो था, साइटो था सेल, ये ये भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियर का प्लाज्म, वो सेल का प्लाज्म साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस का प्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था यूजीसी का, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो योग के जो यूजीसी के एग्जाम आते थे तब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसे कहेंगे, न्यूक्लियस ओलस, उसके अंदर का खुद का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या छुपा बैठा हुआ है, क्रोमैटिन। चले आए इसको पढ़ते हैं धीरे धीरे, वन बाय वन। अब मैंने इन दोनों को आपको ठीक से भी क्लियर नहीं करा क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई टर्म्स है। कैसे मैं देखते हैं अभी, एक बार पहले सॉरी, स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देख लें। यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, जो रेड वाला पार्ट है ना जिसमें कांटे कांटे टाइप के लगे हुए हैं पीछे, ये पर्पल, ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये वाला एरिया पिंक वाला। ठीक है, पर्पल नहीं, पिंक वाला एरिया है। इसके अंदर कुछ पोर्स बने हुए होते हैं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि एनवेलप के ऊपर कुछ पोर्स बने हुए होते हैं। व्हाट डज दिस पोर्स, ये भी अभी समझेंगे। ठीक है, अब ये पर्पल वाला पार्ट है, ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। इसके अंदर जो ये बैठा हुआ है न्यूक्लियोलस आ गया। करेक्ट, अभी क्रोमेटिन क्या है, किस तरह से है, वो चीज अभी हम जब पढ़ेंगे तब उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तब मैं को ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी कि हमने अब तक क्या पढ़ा। इस डायग्राम पे हम दोबारा से वापस आएंगे। ठीक है, चलें। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या चीज होती है, जैसे कि सेम सेल मेम्ब्रेन होती है, सेम टू सेम फंक्शंस है इसके भी। अब देखो इसमें कुछ क्या डिफरेंस आता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कोई अगर हो तो उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, एक तो ये आउटर मोस्ट कंपोनेंट है, चेक, सेम। डिफाइन करता है बॉर्डर ऑफ द न्यूक्लियस, चेक, सेम। सेल का भी यही सेम काम होता है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी यही काम होता है। ठीक है, चेक, सेम हो गया। नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप, वो सेल एनवेलप, करेक्ट, उसको भी हम कहते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ डबल फॉस्फोलिपिड लिपिड लेयर मेम्ब्रेन। ये आधा चेक सही है, आधा गलत है। गलत नहीं, कम है। क्या है, फॉस्फोलिपिड तो दोनों के पास था, डबल भी था, ये करेक्ट है, लेकिन उसमें प्रोटीन था। ठीक है, अब सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम साइटोप्लाज्म, सेम वो भी अलग करता था। चेक यहाँ पे करेंगे कि वो सेल के जो पदार्थ है जो साइटोप्लाज्म में है, उसको दूसरे से बाहर के जो पदार्थ है, बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है, उन सब से दूर रखता है, उसकी एंट्री को रोकता है। इसलिए nuclear membrane has pores that control the flow of material going in and out of the nucleus। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन लगे हुए थे और उसके अंदर गेट कीपर की तरह वो काम करते थे, उसके अंदर चैनल्स बने होते हैं, उनको हम चैनल्स बोलते हैं। वैसे चैनल्स बने हुए होते थे, वो एंट्री एंट्री करते थे कि अंदर आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, बंद कर दो। ठीक है, सेमी परमिएबिलिटी जिसे हम कह रहे थे। ठीक है, ऐसे उसके अंदर गेट्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे गेट्स बने होते हैं। यहाँ उन गेट्स को इन्होंने पोर्स का नाम दिया है। पोर्स मतलब छेद, कैसे छेद,
ये कुछ-कुछ वैसे छेद होते हैं, इसका हम छोटा-सा पोर्स समझने के लिए, जैसे कि हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं ना, छोटे-छोटे हमें दिखते हैं, कुछ लोगों के पोर्स काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं। चलिए नहीं समझ आ रहा, इसको भी हटा देते हैं इस बात को। कुछ लोगों के फेस पे जब अगर फेस पे नहीं वैसे ही, कभी आपने नोटिस करा होगा कि पिंपल होते हैं, पिंपल के पे एक छोटा-सा माउथ सा बना हुआ होता है, डॉट सा, जिसमें से प्यूक जब समटाइम्स पस भर जाती है किसी की, तो उसको बाहर निकालो, वो निकलने का एक ज़रिया सा बना हुआ होता है। ठीक है? वो जो पोर्स होते हैं, वो एक छोटा-सा डॉट जो होता है, उन्हें हम पोर्स की तरह कंसिडर करते हैं। और पोर्स को समझ लेते हैं, ये तो मैंने यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? अब पोर्स में आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक मेहंदी की ट्यूब होती है, मेहंदी की ट्यूब के आगे जब उसको कट कर दूँगी, उसको कट मत करो अभी, आगे से टिप पे कट करते हैं, तभी तो मेहंदी निकालते हैं एंड देन वी यूज़ इट डिज़ाइन्स बनाने के लिए। आप मान लीजिए वहाँ नहीं है। मैंने खुद ही डॉट, 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 डॉट कर दिए, बहुत सारी जगहों पे पिन कर दिया उसको, छेद कर दिए मैंने उसके अंदर। अब मैं दबाऊँगी तो उसमें से मेहंदी अलग-अलग तरीके से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। वो उसके पोर्स हैं, ठीक है? ऐसे ही कुछ इस तरह के पोर्स इसके अंदर भी बने हुए होते हैं, पर ये इतने महीन होते हैं जो आप नहीं देख सकते। हमें अगेन उसके अंदर न्यूक्ल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल रही हूँ मैं अंडर द माइक्रोस्कोप हमें देखना होता है, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को अगेन सेम चेक, सेम रीजन या सेम पॉइंट दोनों का आता है। देखिए ये पोर्स इस तरह से बने होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, ठीक है? ये पोर्स हैं सारे के सारे। अभी इस डायग्राम को थोड़ा-सा और समझेंगे, अभी आ जाए वाले हैं। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म सेम चेक साइटोप्लाज्म की तरह होता है, ओके। विस्कस होता है, वाटरी मटेरियल होता है, अगेन थोड़ा चिपचिपा सा होता है, गाढ़ा सा, चिपचिपा नहीं गाढ़ा सा होता है थोड़ा-सा, होता है लेकिन वाटरी लेवल पे ही है। एक पानी के अंदर थिकनेस कम होती अलग होती है, वहीं अगर मैं क्रीम ले आऊँ, फ्रेश क्रीम जो मिल्क के ऊपर होती है, वो भी थोड़ी लिक्विड-लिक्विड सी होती है लेकिन होती थोड़ी-सी गाढ़ी-गाढ़ी सी है। पर ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने यहाँ पर। ऑयल के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम। ठीक है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है एक टाइप का प्रोटोप्लाज्म होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर अगेन सेम चेक हनी यस भूमिका जी करेक्ट वेरी गुड आंसर ठीक है? इसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ का बना होता है वाटर का बना होता है चेक उसमें भी साइटोप्लाज्म ज़्यादा जो उस पदार्थ पाया जाता है कंपोनेंट है वो वाटर का है। इनऑर्गेनिक आयंस का था और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का था। एक और चीज़ थी, कौन बताएगा क्या था साइटोप्लाज्म में? वाटर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। साइटोप्लाज्म में एक चीज़ और थी। आयंस। क्या था? कलरलेस कलरलेस कलरलेस? नहीं, एक और पदार्थ था उसके अंदर। मैम आयंस बताया था ना शायद आपने। आयंस तो ही हो गया। बुद्धू, सारे के सारे बुद्धू हो गए। तो इसके सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हाँ हाँ कंपोनेंट इसमें जिससे बना वैरायटी वो ऑफ होता ही है। आइडिया। हाँ इसके अंदर क्या रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर? न्यूक्लियोलस। ठीक है, आप ये समझिए डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा। अब याद रहेगा? तो जो सबसे छोटा डब्बा है वो न्यूक्लियोलस है यहाँ पर। अभी क्लियर? कंफ्यूजन खत्म हो गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन्होंने कंपोनेंट तो बता दिया कि किस चीज का बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मेड अप ऑफ सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म मेड अप ऑफ ठीक है। इनका जो कंपोनेंट जिस चीज से बना हुआ वो करेक्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज देयर नो, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। बस उसके ना सेल ऑर्गेनल्स का नाम दे दिया हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम ये सब पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन को एक और तरीके से याद कर लीजिएगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म सॉरी वैसे इक्वल टू है यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। इन्होंने गलत लिखा है वैसे यहाँ पर, ये लाइन ऐसे नहीं है। बीच में ये इक्वल टू आएगा यहाँ पर। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, नहीं तो अकेला
जो पानी है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। फाइंड द क्रोमैटिन एंड द न्यूक्लियोलस, इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये दो चीजें हैं, अगेन थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, इसको अभी ऐसे ही समझना जैसा वर्ड लिखा हुआ है अभी, ठीक है। फंक्शंस क्या है इनके, सेम वही उस तरह से ही फंक्शन सेंस के पाए जाते हैं जैसे साइटोप्लाज्म के पाए जाते हैं, कि क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर जो पाया जाता है ना उसको सपोर्ट करता है और न्यूक्लियोलस को सपोर्ट करता है, ठीक है। रिजिडिटी यानी कि स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, कि थोड़ा सा एक स्टिफ वॉल की तरह काम करता है उसको, कौन, न्यूक्लियोप्लाज्म। उनको रिजिडिटी से मतलब ये जैसे कोई आंखों में पानी होता है ना, कुछ वैसे मॉइस्चर से बनाए रखना, एक रिजिडिटी बनाए रखना उसकी, ठीक है। एक तरह का स्ट्रक्चर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, सॉरी, ठीक है। इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। जो राइबोसोम बाहर पाए जा रहे थे ना, ये उनको सिंथेसाइज करता है, कौन, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो राइबोसोम कहाँ से निकल के आ रहे हैं, और इसी वजह से पूरी पूरी जगह पे फैले हुए थे पूरे सेल के अंदर। सिंथेसाइज कर रहा है कौन, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बना रहा है, डीएनए को बनाने का हेल्प करता है, आरएनए को बनाने का हेल्प कर रहा है, और राइबोसोम बनाने में हेल्प कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है इनको, ठीक है। अब समझे क्रोमैटिन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे भी क्वेश्चन आए, जो ये सीरीज जा रही है ना, ये नीचे मैम डायग्राम के साथ उसको, लास्ट वाला से दिखाइए। जी बिल्कुल, जी। न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी कि न्यूक्लियस का अपना एक वाटरी मटेरियल है, वो वाटरी मटेरियल बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह ही है, ठीक है। अब उसके अंदर क्रोमैटिन भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। तो मैम इसका कुछ फंक्शन डिफरेंट है, हाँ जी, एक छोटा सा फंक्शन है इसके तो जो डिफरेंट है, ये है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी से मतलब अगेन मैंने कहा थोड़ा स्ट्रक्चर टाइप इसको प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। और इसके फंक्शन को ये भी लिख लीजिए कि डीएनए, आरएनए और राइबोसोम को बनाने का काम करता है, सिंथेसाइज करने का, ठीक है। क्रोमैटिन, अब क्रोमैटिन क्या चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियस स्टोर्स क्रोमैटिन, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया है, क्रोमैटिन है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर, अभी हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी देख रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोलस भी है, ठीक है। अब क्रोमैटिन क्या कहना चाह रहा है, क्रोमैटिन वो ये कह रहा है यहाँ पर कि एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, किसका, डीएनए का बना हुआ और प्रोटीन का बना हुआ। समझ नहीं आया, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन बना हुआ डीएनए का और प्रोटीन का। अच्छा, तो मतलब कि जो डीएनए है, डीएनए के साथ एक और चीज जोड़ दूं, प्रोटीन, तो और इनका अजीब से एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, तो वो क्रोमैटिन कहलाएगा। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैं ये बता रही हूँ, इसी को हम समझने जा रहे हैं आगे। क्रोमोसोम क्या है फिर, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड लूजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि धागे की तरह होता है, और बहुत ही जैसे कि धागे को अगर हम रील जो होती है जिसमें धागा लिपटा हुआ होता है, अगर मैं उसको खोलती जाऊंगी, या रिबन है, बहुत लंबा रिबन है, उसको मैं खोलती जाऊंगी खोलती जाऊंगी खोलती जाऊंगी, तो नीचे आप देखोगे जहां पे वो जमीन पे या कहीं किसी टेबल पे या प्लेट में कहीं भी आप रख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर टेबल पे समझ लीजिए, तो नीचे अलग से ना बड़ा अपने आप में हल्के हल्के पतले पतले से गुच्छे से बन जाएंगे उनके, ठीक है। लूजली, बहुत ही लूजली वो आपस में गुच्छे से बने हुए सर्कल्स के अंदर वो कॉइल्ड हुआ हुआ, कॉइल्ड क्या है, ये वही कॉइल का मतलब वही होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कुंडलिनी शक्ति, शक्ति जो हम बोलते हैं, कुंडलिनी क्यों बोलते हैं, वो कुंडल मार के बैठी हुई है, कुंडल को क्या कॉइल्ड ही कहते हैं, वो शेप दोनों की सेम ही होती है, ठीक है। एकदम सेम चीज नहीं है, लेकिन कहीं हम उनको कोरिलेट कर, मैं तो बस सिर्फ शेप से कोरिलेट कर रही थी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, ठीक है। क्रोमोसोम आर कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब उसकी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब उसकी छोटी, मतलब उसको छोटे से छोटा, उसको मतलब कि जैसे कि हम किसी बैग में अगर हमें सामान रखना है, और मैं उसको छोटे से छोटा पैक करके बिल्कुल छोटा कर दिया मैंने उसको, और उसको कॉर्नर में कहीं पे बैग के अंदर छुपा दिया, या अपने घर पे हम कोई चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने छोटा मोटा करके कैसे भी उसको रैप रूप करके बड़े आराम से किसी एक जगह पे रख दिया ताकि वो दिखाई ना दे, फिर उसको किसी चीज के अंदर छुपा दिया, कोई अगर चीज छुपानी है तो कंडेंस फॉर्म में, मतलब उसको और छोटा करते चले जाओ और कॉम्पैक्ट करते जाओ, महीन कर दिया मैंने उसको और ज्यादा, वो क्या होती है, क्रोमैटिन होती है। तो क्रोमोसोम की कंडेंस्ड फॉर्म यानी कि फोल्ड करी हुई फॉर्म क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन को खोलूंगी
तो क्या निकल के आएगा? क्रोमोसोम निकल के आएगा। ये दोनों आपस में समझो, ये लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रोमैटिन को मैंने खोल दिया तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को मैंने जोड़ के फोल्ड करके रख दिया, तय करके रख दिया, जैसे हम एक कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं, वो करके रख दिया, तो उसको मैंने नाम दे दिया क्रोमोसोम। क्या ये लाइन समझ आ रही है? मैम इतनी बड़ी बात क्यों बोली इन्होंने, ऐसा क्यों बोला, क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्यों नहीं रहने दिया, क्रोमैटिन तक क्यों लेके गए, ऐसा क्यों किया इन्होंने? ऐसा इसलिए किया, जब हम पढ़ेंगे ना सेल का डिवीजन, तब ये बात वहां पे सामने खुलती है। इसमें ना सारी इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम में, ठीक है। जो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं ना, सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास होती है पूरे शरीर में। जो हम कहते हैं ना कि एंसेस्टर्स में हमने इनका डीएनए मैच करके देखा है, यही इनके माता पिता हैं। अब उनको पीछे से और दादाजी और दादी माँ हैं। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, लेकिन दादाजी और दादी माँ होते हैं। अगर मैं उनके साथ डीएनए मैच करने जाऊं तो क्या मैच नहीं करेगा? करेगा। क्यों मैच करेगा? क्योंकि इसने ना इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है कंडेंस्ड फॉर्म में। जन्म जन्मांतरों की इन्होंने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है, कई पीढ़ियों की। तो इन्होंने क्यों स्टोर करके रखी है? ना जी, ये खुद बनाते नहीं है, ये रेप्लिकेट होता रहता है। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि एक ही चीज की कॉपी को दोबारा बनाना, यानी कि एक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझना, बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। आपने नोट्स बनाए, बहुत मतलब अच्छे खासे नोट्स बन गए, मतलब अब 100 पेजेस से 200 पेजेस के ना नोट्स बन गए आपके पास। अब किसी ने मान लीजिए एग्जाम का टाइम पास आ गया, तो क्या उसको लिखने बैठेगा, कॉपी करने बैठेगा एक एक लाइन को? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ऐसा करेंगे? एग्जाम से कुछ दिन पहले, आपका एक हफ्ते बाद एग्जाम है, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, और आपने नोट्स लेने हैं, तो आपके नोट्स की कॉपी खुद लिखने बैठोगे या उसकी फोटो कॉपी निकालेंगे आप, या प्रिंट आउट लेंगे? फोटोकॉपी। फोटो कॉपी के लेंगे। अगर हार्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल है तो फोटो कॉपी लेंगे, नहीं तो फोटोग्राफ्स लेके उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये शॉर्टकट है, करेक्ट। ऐसे ही सेम ये करता है। ये जब आगे भेजते हैं ना अपनी इंफॉर्मेशन को, इनको एक एक करके लिखना ना पड़े, इसलिए उसकी रेप्लिकेट बना देते हैं, यानी कि उसकी फोटोकॉपी बना के भेज देते हैं आगे। और फोटोकॉपी कैसी होती है, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड से मतलब क्या होता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा और क्लियर करूंगी इस बात को। पर थोड़ा सा भी यहाँ समझ लो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करना अपने मन में। कंफ्यूजन कैसे मत क्रिएट करना, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज का बंटवारा होना है, ठीक है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, तो प्रॉपर्टी में है 4 घर है, तो 4 घर मतलब 2 बच्चों में डिवाइड करना था, 2 घर तेरे, 2 घर में इसके। ज्वेलरी डिवाइड करनी थी कि भाई एक कड़ा आपका, एक बैंगल में, मतलब जैसा माता जी का, एक कड़ा इनका, एक कड़ा इनका, ये ज्वेलरी डिवाइड हो गई। 2 सेट थे, गले में पहनने वाले हार थे, मतलब एक हार इनका, एक हार इनका। क्लियर कट तरीके से डिवाइड हो गया ना सब कुछ। तो क्या पेरेंट्स उनके पास सब कुछ बचा? नहीं बचा। ऐसा भी उसमें भी सेम ऐसे ही फोटोकॉपी होती है कि इन्फॉर्मेशन तो दोनों में डिवाइड हो जाती है, माइटोसिस मेयोसिस वाली जो बात कर रही हूँ अभी। तो इन्फॉर्मेशन तो इनके अंदर पूरी डिवाइड हो जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक क्रोमोसोम में आधी इन्फॉर्मेशन गई और एक में आधी नहीं, ऐसा नहीं होता। सब कुछ पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिवाइड होती है। डीएनए अगर अगर आगे जा रहा है तो डीएनए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर चलेगा अपने साथ, जो इस पूरे पुराने वाले के पास थी। उसमें कुछ नया ऐड ही करेगा। जब नया ऐड कब करता है? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रही होती है। सेल रिप्रोडक्शन में मतलब कि जब बेबी बन रहा होता है, जाइगोट बनता है तब, क्योंकि उसमें 2 का मिलान होता है। फिलहाल जब एक ही इंसान का बन रहा है, बार बार बन रहा है ना, तो बिल्कुल सेम बनेगा। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल देते हैं। um, आरबीसी ले लीजिए। आरबीसी जब भी अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, बार बार रेप्लिकेट, नहीं आरबीसी नहीं, क्योंकि आरबीसी में ये नहीं है। आरबीसी को नहीं लेंगे हम, बोन्स को ले लेते हैं, या आप अपनी स्किन को ले लीजिए। स्किन का भी नहीं कहोगे कि नहीं मैम इसमें तो डिफरेंस आ जाता है ऐसे ही। हाँ, आप अपने हेयर्स को ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपकी आपकी हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारे ऑर्गन्स जो है, बाहर से नहीं लेंगे, अंदर से लेते हैं। बाहर अगर कोई भी, अगर हमारी सेल के अंदर कुछ भी, अगर कोई चीज कट जाती है, टूट जाती है, तो जो रिपेयर होती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही रिपेयर होती है जैसे वो पहले थी।
अल्टरनेट उसमें जो या कहीं इंजरी जो आई थी वो कुछ ऐसी इंजरी नहीं थी जिससे उसके टिश्यूज को यानी कि सेल को ही खराब कर दिया था, वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन अगर अदरवाइज वो जब बनेगी तो बिल्कुल सेम टू सेम इंफॉर्मेशन के साथ बनेगी। इंफॉर्मेशन लूज नहीं होनी चाहिए सेल की। ये सेल की इंफॉर्मेशन भी है, हमारी खुद की इंडिविजुअल सोच के लीजिए या उसकी इंफॉर्मेशन भी ये रिप्रेजेंट करता है। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। 23 यानी कि 23 पेयर। ठीक है, पेयर है, पेयर से मतलब कितने होंगे? 46। अगर मैं इंडिविजुअली काउंट करूंगी तो ये 46 है। ठीक है, पेयर में कर दिया, मैंने इनका जोड़ा बना दिया, तो कितने में हो गए? 23 में। ये याद रखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये वाला पॉइंट, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? ये चीज क्लियर नहीं हुई तो मैं दोबारा समझाऊंगी, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिन को खोला, क्रोमोसोम आ गए। ठीक है, क्रोमो क्या ये क्लियर हो रहा है अभी? और क्रोमोसोम खुद से किसमें उसमें बना हुआ है? क्रोमैटिन जो बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, ये किससे बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन। अब क्या है, मैं ये चीज भी सबको समझो। जैसे ये थ्रेड है ना, वो बना हुआ है डीएनए का, और डीएनए को जब मैं रैप कर रही हूँ ना, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं इसको रैप करने के लिए। थोड़ा थोड़ा देर में ना इसके अंदर प्रोटीन जमा हुआ, प्रोटीन लगा होता है जो उसकी रैपिंग को, उसके फोल्ड को वहां बना रहे, उसमें काम आता है। एक रिबन सा लगा होता है, मान लीजिए आपने एक साड़ी पैक करी, तो उसके 2 फोल्ड करे, फिर आपने एक रिबन लगा दिया, फिर 2 फोल्ड करे, फिर रिबन लगा दिया, फिर करे, फिर एक रिबन लगा दिया। अब पूरी साड़ी ना रैप हो गई है। आपने कहा नहीं, मुझे इसको और छोटा करना है। आपने पूरी की पूरी साड़ी जो पूरी रैप हो चुकी हुई थी, उसके बाद एक और फोल्ड करा और रिबन लगा दिया। तो जो रिबन बार बार आप लगा रहे थे ना, ये प्रोटीन था, और जिसको आप फोल्ड कर रहे थे वो डीएनए था। अब फोल्ड होने के बाद उसको मैंने पहले तो जो एक नॉर्मल लेवल पे था ना, उसको मैंने क्रोमोसोम कहा था। ठीक है, क्रोमोसोम जब तय पूरा हो गया ना, उसको मैंने क्रोमोसोम बोल दिया है, सॉरी क्रोमेटिन बोल दिया। जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया, लास्ट में मैंने कहा ये साड़ी है, हाँ ये है तो साड़ी, पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, ये तुम अपने पास रख लो। अब फोल्ड करके मैं इसको गिफ्ट रैप टाइप कर दिया मैंने उसको, तो वो क्रोमेटिन कहलाएगा अब। ठीक है, लेकिन अगर क्रोमेटिन को खोल दूंगी, उस गिफ्ट रैप को खोलूंगी, तो उसमें से क्या निकलेगा? क्रोमोसोम ही तो बाहर निकलेगा। ठीक है, चीज तो वही है, बस जब उसको फोल्ड कर दिया गया तो नाम कुछ और दे दिया लास्ट में। ठीक है, चीज एग्जैक्टली वही है। अब नीचे ये देख लीजिए एक बार, इसके अंदर सेल के अंदर दिखाया गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया गया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ऐसे ही ये पेयर में है, इसको पेयर में कह रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज है ना ये वाली, इसको पेयर में कहा जा रहा है। 2 ऊपर 2 नीचे है ना, ये 2 पेयर में। ठीक है, इसको 23 पेयर्स कहा जाता है। ऐसे और होते हैं, ऐसे 23 हैं। ऐसे ये यू शेप की जो ऊपर का शेप यू, नीचे का यू शेप एक ये है 1 पेयर इन टोटल। ऐसे ही 23 है। ठीक है, फिर आ गया डीएनए, इसके अंदर जो चिपका हुआ है, जिस चीज का ये बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है। ठीक है, ये डीएनए इस तरह की शेप का होता है, डबल हेलिक्स। और ये फिर इसने जीन बना दी है यहाँ पे। ये जीन्स को ही तुम समझते हैं, जीन्स में भी एटी और वो करके बना जो पूरा जा रहा होता है, जी सी ऐसे करके जो माना जाता है, वो पूरी काउंट जो बनता है, एक सीक्वेंस होता है इसके अंदर। एक आप ये कहेंगे कि इसमें एक पैटर्न है जिसको रीड करना होता है, जिसकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि तुम्हारा डीएनए या इसका डीएनए या उसका डीएनए मैच करता है या नहीं करता। एक पैटर्न होता है, पैटर्न को रीड करा जाता है, इसलिए टाइम लगता है। पहले लगता था कि डीएनए की रीडिंग में 2-2 हफ्ते लगते थे, 20-20 दिन समथिंग लगते थे, एक टाइम ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत जल्दी रीडिंग हो जाती है। अब तो 48 आवर्स समथिंग में रिपोर्ट भी आ जाती है, अब तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। पहले 15-15 20-20 दिन लगते थे, उसके बाद जाके रिपोर्ट आती थी कि डीएनए मैच करता है या नहीं करता, जब नया नया डीएनए का सब कुछ चलन आया था, देखने आया था। इसमें कंटेन डी डी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एसिड से बना हुआ है। ठीक है, एसिड फॉर्म है इसकी ये डीएनए। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हुई है डीएनए की। इसे कंडेंस्ड, अगेन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब सिकुड़ा हुआ, उसको सिकोड़ दिया हमने अच्छे से। इसका इस सिकोड़ने कंडेंस को आप एक और तरीके से भी याद कर सकते हो। आप लोगों ने कभी पापड़ बनाए? जब अभी व्रत का भी नवरात्रे आने वाले हैं, पापड़ होते हैं, पैकेट आएगा, आप उसको गर्म तेल में डालते हो, बहुत बड़ा हो जाता है ना, एकदम फूल के काफी बड़ा सा हो जाता है। बस उसी को कंडेंस फॉर्म कहते हैं। चीज पापड़ वही है, अंदर का सब कुछ, सारा कुछ सामान भी वही होगा। ठीक है, जैसे ही आपने तेल में उसको डाला, वो फूल के उनसे बड़ा हो गया। सेम ऐसे ही है, क्रोमेटिन को मैंने वहां रखा, क्रोमेटिन खुलते ही क्रोमोसोम्स उसने दिखा दिए, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया, खुलते ही बड़ा हो गया। जो बड़े वाली फॉर्म है वो क्रोमोसोम है, जो कंडेंस फॉर्म, जो पैकेट की फॉर्म में आया हुआ था, वो क्रोमेटिन था। ठीक है,
अब उनका डीएनए कंडेंस फॉर्म होता है, इस पे अटैच होते हैं कौन, हिस्टोन्स प्रोटीन। ये मे भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, पर आई डोंट थिंक सो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर वो कहता है कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स लगे हुए हैं, सब कुछ हो गया, क्रोमैटिन हमने समझ लिया पूरा अच्छे से। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन वो कहते हैं कि ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सिर्फ सेल की एक्टिविटीज नहीं एक्चुअली कंट्रोल करता, ये पूरी ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कौन, डीएनए। इसकी आंखें कैसी हैं, इसके बाल कैसे हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं, नोटिस करते हैं ना किसी के अंदर भी। अच्छा, इसके बोलने का तरीका देखो, बिल्कुल उनके जैसे मिलता जुलता है। इनका चलने का तरीका देखो, इनकी एक्टिविटीज नोटिस करो, किसी किसी चीज को ढूंढते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ये बिल्कुल ना इनका इनसे मिलता है, नानी जी से मिलता है, इनके दादाजी से मिलता है। कई चीजें हम होती है ना, कुछ चीजें हमारी जो हमारे हाव भाव, हमारा बिहेवियर देखना, आउटर लुक कैसी है किसी की, तो हमारी किसे मिलती है, डीएनए की वजह से हमारी वो चीजें मिलती जुलती है। हमारे हाथ में तो नहीं था ना, ये हमारे पेरेंट्स के हाथ में था कि हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे। हमारे घर वालों के हाथ में होता तो हम तो सारी सारी जितनी भी लड़कियां वो सारी ऐश्वर्या राय जैसी होती फिर तो। सबके सब ये कहते मधुबाला बने, ऐश्वर्या राय बने, सब यही चाहते फिर तो। किसी के हाथ में नहीं है ना, ऐसा नहीं होता ना। अब ब्रेन की एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो सब चाहिए भाई, सब ऋषि मुनियों जैसे होते हैं। मेरा बेटा आज पतंजलि जैसा बनेगा, देखना। इनके अंदर मैंने वो बुद्धि ट्रांसफर करी है। ये भी एक योग निकालेंगे अपने नए तरीके से, उन्होंने योग को ऐसे किया था ना, ये एक नए तरीके का निकालेंगे, देखना आगे करेंगे और करेंगे। जब हम नाम देते हैं बच्चों को तो हम चाहते हैं कि वो गुण आए, हम बार बार वो नाम को प्रोनाउंस करते हैं, हम चाहते जरूर यही है, पर इन रियलिटी क्या ऐसा होता है। जिसका नाम मैना होता है वो नाम मैना जैसी लड़की होती है, नहीं होता ना ऐसा कुछ भी। नहीं। सिर्फ जोक था ये, ऐसा कुछ वो नहीं है। प्लीज कोई बुरा ना माने, जिस लड़की का नाम मैना होता है वो वाकई वाकई में मैना जैसी ही है, उनकी आवाज मीठी है, मधुर है, वो वैसी ही है। ठीक है, बुरा ना मानिएगा प्लीज, सॉरी। तो ये एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल की। अब मतलब क्या हुआ कि कितने मात्रा में हमें प्रोटीन बनाना है, कितनी मात्रा में हम प्रोटीन को यूज करना है, हार्मोन्स कितने बनाने हैं, हार्मोन्स कितने नहीं बनाने, कितना स्टोर करके रखना है, सेल को कब कब रेप्लिकेट करना है, कितना रेप्लिकेट करना है। ठीक है, ये रेप्लिकेशन की जब बात आएगी तो अब देखेंगे उसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे नीचे पूरी चेन भी दे रखी है, एक मिनट के पहले पर कंप्लीट कर लेते हैं। कैरिंग अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स तो हमने कह दी, उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बातें आ रही है। इन्फॉर्मेशन मतलब वो एक रहस्य या कह लीजिए वो सारे गुण जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में है। कई बार आपने नोटिस करा होगा, कई घरों में आपने देखा होगा, ना माता पिता के, ना नाना नानी, ना दादा दादी, किसी की भी आंखें ग्रीन कलर की नहीं होती, लेकिन बच्चे की आंखें ग्रीन सॉरी ग्रे कलर की निकल के आती है। ग्रीन, ग्रे, ब्राउन। कई बार नोटिस करेंगे आप, ना नाना जी के हैं, ना नानी जी के हैं, और ना ही मदर के हैं। एक साइड ये हो गई, ना ही दादाजी के हैं, ना दादी माँ के हैं, और ना ही पिताजी के हैं। एक ये साइड हो गई। इन छह में से किसी की भी आंखें ग्रीन नहीं थी, लेकिन बच्चे की आंखें ग्रीन आई है। मीन्स इनसे और पीछे की पीढ़ी में जाके देखेंगे तो वहां किसी ना किसी की ग्रीन आईज हुआ करेंगी। कहने का ये है कि जो आपको अभी जो पीढ़ी दिख रही है, ये दो पीढ़ियां अगर आपको दिख रही हैं, इनमें नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन दो की ले रहा है, नहीं। इनसे भी पीछे दादा परदादा लक्कड़ दादा, इनसे भी पीछे जिनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, वो कब कौन सी उठ के आ जाए बच्चे के अंदर, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने संभाल के रखी हुई होती है। आप इसको यहाँ से भी कह सकते हैं, जन्मों जन्मांतर की जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो उसके अंदर समाहित है। ठीक है, कंट्रोल करता है इनहेरिटेंस को एंड मेटाबॉलिज्म को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये पीएचडी के लिए भी जब रिसर्च करना चाहेंगे तो ये पॉइंट वहां पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जाएगा, ये वाला कंट्रोल इनहेरिटेंस। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, क्या दिया जा रहा है आगे, गुण कौन से गुण आगे जा रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करता है इनहेरिटेंस को। और उसके मेटाबॉलिज्म मीन्स किस तरह से इसको बनाए रखे, इसकी चयापचय किस तरह से बना रहे। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन ये कंट्रोल करके रखता है। अब यहाँ पे आएंगे, ये जो चेन है, क्रोमोसोम था,
क्रोमोसोम को मैंने खोलना शुरू कर दिया मैंने, तो क्रोमैटिन की फॉर्म में बाहर निकल रहा। इसमें आप देखेंगे सारे डीएनए है अभी भी, लेकिन खुला पूरा प्रॉपर नहीं हुआ, पर ये इसको डीएनए कहेंगे। अभी कैसे खुलेगा देखते हैं। ये इसमें प्रोटीन प्रोटीन लगा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन्स लगा हुआ है, ठीक है। ये अब धीरे धीरे खुल गया डीएनए पूरा का पूरा। अब डीएनए के अंदर आ गया ये AATTG करके है। एक सेकंड, ओके, शायद दिख नहीं रहा होगा। अब ठीक है, दिख रहा है? ओके, एक मिनट, ओके जी, एक सेकंड जी, ठीक है। अब यहाँ से आप ये शुरू करेंगे कि ATGC, ये जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये सबसे सबसे महीन मान लीजिए आप यहाँ से है, ठीक है। आगे अभी A और T में मत जाइए, वो किस चीज से बना हुआ है क्या है उसको मत देखेंगे अभी, उसको नहीं देखना हमें भी, ठीक है। अब ये जो चीज बनी हुई है, इसको मैंने इकट्ठा करा, तो ये एक ऐसी शेप ले ली इसने। इसको कहते हैं डबल हेलिक्स, ठीक है। इसने ये शेप ले ली। शेप लेने के बाद देखा, इसको शेप को हमने धीरे धीरे रैप कर दिया, छोटा करते चले गए रिबन को, जैसे कि धागा है उसको हम लपेटते चले गए। अब लपेट किसके ऊपर रहे हैं? हिस्टोन्स के ऊपर। हिस्टोन्स क्या है? प्रोटीन है। इसके ऊपर लपेटे जा रहे लपेटे जा रहे लपेटे जा रहे हैं। ये बहुत सारे लपेट दिए हमने, ये इतने सारे होते हैं। इनको लपेट दिया, क्रोमेटिन का फॉर्म आ गया। अब क्रोमेटिन से लिपटे इसने क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। ये लिपटा हुआ सब कुछ, और ये पाया जाता है उसके अंदर, सेल के अंदर। अभी क्लियर है सबको? कौन सी शेप कैसे बनी थी, क्या था? क्लियर है अभी? ये याद रख लीजिएगा, कोई भी भूलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन से ऐसे निकल के आ सकता है, ठीक है। कौन किसके बाद कैसे कहलाया जाता है, किसी कंडेंस फॉर्म को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो उसके अंदर पाया जाता है, वो किस शेप का होता है? राउंड शेप। अभी तक ओवल शेप पर थे, ये राउंड है, बिल्कुल गोल है, ठीक है। लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन लेस, इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और न्यूक्लियोलस इज अ लार्ज स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, सबसे बड़ा पाया जाता है, मतलब बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस माना जाता है, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियोलस मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके पास आरएनए है और प्रोटीन है, उसके पास डीएनए था और प्रोटीन था। इसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, और ये सिंथेसाइज करता है आरएनए को बनाने का, राइबोसोम को बनाने का, और प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। कौन? न्यूक्लियोलस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आज का ये सेशन आपका इसी के अंदर ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तीनों चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हम है। लास्ट वाला पेज दिखाइए। लास्ट वाला जी, एक सेकेंड, वन सेकेंड जी। अभी पीछे जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ना था ना, मैम एक बार स्ट्रक्चर को देखेंगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम राइबोसोम में भी पढ़े थे ना प्रोटीन और आरएनए का, मतलब हर रा- एक राइबोसोम में प्रोटीन और आरएनए होता है। नहीं, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है ना, जो क्या जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनेगा, हम कहेंगे राइबोसोम के अंदर बन रहा है। वो उस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ओके मैम। और ये सिंथेसाइज जो कर रहा है प्रोटीन के अंदर हेल्प करता है। अभी सिर्फ वो वाला प्रोटीन नहीं है, अब ना प्रोटीन के बड़े सारे टाइप्स है हमारी बॉडी में, नियरली 20 टाइप्स हम देखेंगे। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल प्रोटीन, अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे आप पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो कुछ टाइप तो जो राइबोसोम बना रहा है, ठीक है ना, और कुछ होते हैं जो अलग से प्रोटीन हमारे सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो राइबोसोम को बनाने का काम कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। अभी क्लियर हो रहा है? आरएनए यस बनाने मैम। का काम हुआ, राइबोसोम बनाने का काम हुआ, राइबोसोम बनेगा, उसके बाद हम प्रोटीन बनाएंगे। अब प्रोटीन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। हार्मोन, जो कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, कुछ जो मसल्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर से हमें खाने में, जो हम फूड खाते हैं, जो हम डाइट आप पढ़ेंगे, डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसमें आप जब देखेंगे ना कि हम कहते हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी को, वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, इसलिए उसको एसेंशियल में नाम दिया। जो हमारी बॉडी बनाती है उसे हमने नॉन एसेंशियल में नाम दे दिया। तो जो वो अंदर खुद ही खुद बना रही होती है ना, वो इनमें जो ये बना रही होती है, वो ये वाले प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। जो खुद से बनाए हुए होते हैं, उससे उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। और कुछ प्रोटीन जो होते हैं, उनको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, फिर उनसे वो एक कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, नई चीजें बनाते हैं, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पे समझिए इस बात को कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट चीज है।
एक बार स्ट्रक्चर देख लो कौन गया, ये रहा। न्यूक्लियर पोर था, ठीक है, ये क्रोमैटिन पड़े हुए हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया, एंड देन ये आ गया यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप। अब आई थिंक सारे टर्म्स अच्छे से सबको क्लियर हो चुके होंगे। आई डोंट थिंक सो किसी को भी अब ये प्रॉब्लम आएगी समझने में, स्ट्रक्चर को समझने में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये रफ हुआ हुआ है, इसलिए हमें ये रफ वैसा वाला दिख रहा है। ये न्यूक्लियस का पूरा न्यूक्लियस है ये वाला, और ये इसकी न्यूक्लियर एनवेलप है, कांटेदार टाइप की दिखाने की कोशिश की है। जो ये बॉल्स बॉल्स सी कांटेदार दिखा रहे हैं, ये इसके पोर्स हैं। न्यूक्लियोलस सेंटर में आता है, राउंड शेप का होता है, ये हमने अभी पढ़ा। और ये बीच में जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि लाइट पर्पल डार्क पर्पल है, इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रोमैटिन को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रोमैटिन कुछ इस तरह से होता है अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर है, ये हमने समझ लिया था। नहीं, और कोई ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ से आप इसको एक बार लास्ट में यहाँ पे हम इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। जी, क्या अभी सबको दिख रहा है? ठीक है, ये रहा सेंट्रोसोम। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रियोल्स होती हैं, जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ट्यूब्यूल्स वाला। फिर आता है न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि उसकी आउटर कवरिंग। इसके अंदर न्यूक्लियस है ताकि उसको डिफरेंशिएट कर सके, तुम अपना काम करो। डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है, खुफिया इंफॉर्मेशन जो है एक शरीर की, एक मानव शरीर की या किसी भी शरीर की, इनफैक्ट उनकी जो इंफॉर्मेशन है तुम अच्छे से संभाल के रखो। ये खराब मत कर देना कि इनके साथ मिक्स करके, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी, हम संभाल के रखेंगे। तो उन्होंने एक एनवलप के अंदर उसको संभाल के रखा हुआ ताकि कोई भी चीज आके इस पे अटैक ना कर सके। अब ये डबल प्रोटेक्शन जो दे रखी है, एक तो सेल को प्रोटेक्शन मिली हुई थी, फिर यहाँ भी प्रोटेक्शन आ गई, इसलिए ताकि जब बैक्टीरिया वगैरह कभी अटैक करते हैं ना, तो यहाँ पे जो चीजें है ना, इसी को डिस्ट्रॉय करने में भी लगा रहे। अभी सिर्फ इसी को डिस्ट्रॉय करेगा या इसी पे अटैक करेगा, यहाँ पे ही बहुत सारे ऐसे लाइसोसोम वगैरह सब होंगे जो इसको मारने का कार्य करेंगे। तो डायरेक्टली इस पे डीएनए पर अटैक ना कर पाए, उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इस वजह से इसको एक डबल लेयर के अंदर, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर अलग से छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, ताकि अंदर आते ही किसी भी सेल ऑर्गेनल के साथ, सेल ऑर्गेनल मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनए अगर मर गया ना, तो वो सेल ऑर्गेनल को दोबारा बना नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आगे राइबोसोम जो फ्रीली पड़े होते हैं ना, फ्रीली बाउंड और फ्री जो हमने पढ़े थे, ये फ्री वाले ये रहे, बाउंड वाले इसके ऊपर जो लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये रहे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सॉसेजेस जैसे जो लग रहे हैं, जैसे कि वो आते हैं ना, हॉट हॉट डॉग देखे होंगे किसी ने, अगर वो बन होता लंबा सा वैसा सा, ये कुछ इस तरह की शेप के होते हैं। इनकी अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, ये नियरली इसके पास पाए जाते हैं। देन इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म अंदर का वाटरी लिक्विडी विस्कस, यानी कि हनी जैसा जो एक होता है पदार्थ, वैसा सा पाया जाता है। लाइसोसोम वही जो खाने का काम करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, सो दैट कि सेल के अंदर कोई भी चीज, कोई भी गार्बेज पड़ा ना रहे, उसे हम साथ के साथ हम उसको खाते रहें, डाइजेस्ट करते रहें। ठीक है, देन आता है गोल्जी apparatus, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जानते थे, आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर वेसाइकल्स थे बहुत सारे, इसमें तो नहीं इस शेप में दिखाया, पर वेसाइकल्स होती थी, छोटी छोटी बॉल्स होती थी, इसको हम अगर हमने जब वो काम होता है, उसमें केमिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो जैसे ही फटता है तो वो सारा केमिकल इंफॉर्मेशन रिलीज करता है। और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स, इसका काम करने का तरीका काफी ज्यादा गहरा है। सिर्फ आपको तो बहुत आउटले में सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये जबकि इन रियलिटी जब हम देखते हैं, अगर जब साइंस में अगर जो बच्चे 11 12 के बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं, उनसे एक एक की चीज को और खोल खोल के पढ़ते हैं उसके अंदर, तो समझिए कि कितना मुश्किल होता है ना उस चीज को पढ़ना अभी। अच्छा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम, जो मैं जैसे मैंने बताया ना, ये फ्री वाले हैं, ये बाउंड वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। ऐसा लग रहा है जैसे कैक्टस के पौधा रखा हो, पत्तियां हो, कैक्टस के पौधे की पत्तियां हो। ठीक है, और ये न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियोलस हो गया अंदर का। ठीक है, ये राजा था, राजा की रानी ये थी।
न्यूक्लियोलस। सेल का राजा न्यूक्लियस, उसकी रानी न्यूक्लियोलस। क्लियर? और ये बाकी सारी उसकी प्रजा है सेल की। ठीक है? अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं? वो इस प्रकार का होता है, वो ऐसे कटीला नहीं होता। ठीक है ना? क्या अब सारी रिवीजन होगी पूरे सेल की अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी सवाल, कोई भी किसी भी तरीके का कुछ मन में डाउट हो तो पूछिए।